क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, ठीक है। हेलो, आवाज बेटा आ रही है आप लोग? यस जी सर, आ सर। रही ओके 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 ओके। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक जो है ना वो है, आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट शो हुई है? नो सर। ओके, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब देखें। नो सर। यस अभी सर, हो अब श्योर जाएगी, हो गई है? हो गई। क्या लिखा आ रहा है सामने? क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ओके चलो, चलो बेटा। अब अभी तक सो फार हमने जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सप्लाई डिमांड पढ़ ली, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ा, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है। अदर कॉन्स्टेंट में आपने फ्लेवर, कलर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फ्लेवर एनहांसर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये आप अब तक जो है फूड के बारे में सारा पढ़ चुके हैं बेसिकली, ये हाउ इट स्टार्टेड और ज़रूरी क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें हम क्यों इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने मिड तक का कोर्स कवर किया, मिड का एग्जाम दिया आपने, उसके बाद आपने कुछ क्लासेस आपकी हुई, तो फिर हमने वेकेशंस के बाद फिर आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेटा क्यों जरूरी है, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई फूड हजारों तरह की फूड्स हैं, आपको क्या पता कौन सा फूड किस क्लास से डिपेंड करता है, उसको किस बेस पे डिवाइड किया गया, उसको डिवाइड करने की वजह क्या है, फिर उस डिवाइड करने की वजह के साथ आपको कैसे पता लगेगा कि भाई उसके अंदर हमने चीजों को कैसे मैनेज किया हुआ है, किस चीज की बेस पे किया हुआ है, उसके कलर की बेस पे उसे क्लासिफाई किया है, उसके उसके टेस्ट की बेस पे क्लासिफाई, उसके उसके फ्लेवर की बेस पे क्लासिफाई किया, उसको उसकी एसिडिटी की बेस पे, अल्कलिनिटी की बेस पे, उसके पीएच जिसे हम कहते हैं उसकी बेस पे आपने क्लासिफाई किया, किस बेस पे आखिर आपने क्लासिफाई किया है, और क्यों क्लासिफाई किया है, वजह क्या है, और फिर उसकी पेरिशेबिलिटी क्या होती है, वो क्यों स्टोर होता है, उसको स्टोर अगर करना है तो कितने दिन के लिए स्टोर करना है, अगर आपने शॉर्ट उसका स्टोरेज पीरियड है या शेल्फ लाइफ है तो उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है, और अगर वो शॉर्ट स्टोरेज लाइफ का है तो वो उसको कैसे रखना है आपने, ताकि उसकी वो उस अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर तो एटलीस्ट फ्रेश रहे, और अगर लॉन्ग स्टोरेज लाइफ है तो उसको लॉन्ग स्टोरेज लाइफ को अपनी कैसे कंपेयर करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर देखेंगे जनरलाइज वे में, ठीक है। अब वो कहता है कि द एक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। कि आपने क्लासिफिकेशन से मतलब ये है कि आपने सिस्टमैटिक वे में ग्रुप्स और मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर एक सेट एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स की फॉलो करते हुए आपने उसको डिवाइड कर देना। अब रीजन क्या है कि जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो ऑन द बेस ऑफ कंजप्शन पैटर्न के बेस पे उसे कंजप्शन किस तरह से करना है आपको फूड को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है उसकी बेस पे क्लासिफाई करेंगे कि भाई उसकी कंजप्शन किस तरह से होनी चाहिए, किस अमाउंट पे होनी चाहिए, कितनी टाइम्स पे होने चाहिए, ठीक है, और जो उसका फंक्शन क्या अल्टीमेटली फूड का, ये आपने देखना है। अच्छा, अगर आप किसी केमिस्ट की नजर से देखेंगे तो वो ये कहेगा कि इसको करें फूड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कि वो एसिडिक नेचर है, कोई अल्कलाइनिटी नेचर है, कोई अल्कोहलिक नेचर है, ठीक है, कोई कार्बोनिल नेचर है, कोई भी और नेचर हो सकती है जिसकी बेस पे उसे केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे डिवाइड करेंगे। लेकिन जो फूड प्रोसेसर है ना, वो उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड की बेस पे उसको डिवाइड करेगा। तो हर एक जो अप्लाइड नेचर का जो भी जॉब ओरिएंटेड पीपल है, लाइक न्यूट्रिशनिस्ट है जैसे आप लोग हैं, वो आप उसको अपने अपने हिसाब से उसको डिवाइड करें, कंजप्शन किस तरह से हो रही है, फंक्शन किस तरह से हो रहा है, मैंने उसको कितने टाइम पे फूड देनी है, कितनी दफा फूड देनी है, ठीक है। जो केमिस्ट है वो केमिकल नेचर पे, और जो प्रोसेसर है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड की वजह से। अब बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है ना फूड प्रोसेसर के एंड से अगर आप देखेंगे तो उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है कि जी शेल्फ लाइफ कैसी है उसकी, कितनी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है इसको, कितनी देर के लिए रखा जा सकता है इसको, आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या आप इसको हीट के अंदर रखेंगे या कोल्ड के अंदर रखेंगे, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसको शेल्फ लाइफ की जो है ना डिवाइस करेगा। फिर अब ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स स्पॉइलेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब स्पॉइलेज बाय डिफरेंट एजेंट्स, इन एजेंट्स का कोई आइडिया है कौन से एजेंट्स होंगे ये जो स्पॉइलेज क्रिएट करते होंगे बेटा, किसी को आइडिया है? सर बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी माइक्रोब्स जो है बेटा, जो माइक्रोब्स है ना वो डिपेंड करते होते हैं कि वो किस तरह से जो है वो उसको
बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, एलजी है, ठीक है, और बहुत सारे जो अननोन, अनसीन जो आपकी वायरस या माइक्रोब स्ट्रेन्स हैं, वो कैसे खराब कर सकते हैं। हर एक अपना अपना फंक्शन है। फिर अब हीट प्रोसेसिंग क्या रिक्वायरमेंट है फूड की। अब इससे मुराद ये है कि आप कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल अगर आप लें, तो आप जैसे ही घर में दूध लेते हैं सुबह या जिस टाइम भी आपके घर में आता है, तो आप फौरन उसे पहले बॉयल करते हैं। रीजन क्या है कि उसे प्रोसेस करके हम उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया जो है ना, उसको हम, या एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, उनको हम लिमिटिफाई कर देते हैं, या सीज डाउन कर देते हैं, या स्लो डाउन कर देते हैं, या रिमूव कर देते हैं। तो एक हमसे उससे क्या होता है जी, हमारा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर आप उसे कूल डाउन करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि लॉन्गर रन के लिए यूज हो जाता है। इसी तरह आप कोई खाना बनाते हैं, अगर आप गर्मियां हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो खाना खराब हो जाएगा। सर्दियां तो आप बेशक बाहर भी रखने देते हैं क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी इतना डाउन होता है कि कोई इशू नहीं होता। तो हीट प्रोसेसिंग जो है बेसिकली वो भी फूड को क्लासिफाई कर रही होती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फूड क्या है, हीट क्या है उसकी। अब कंज्यूमर के सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कंज्यूमर की सेंड से जो है ना, उसको सेफ्टी एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसको आप सिक्योर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप एक नॉर्मली हमारे मार्केट में हर तरह की खुराक मिल रही है, ठीक है। आप प्रेफर करते हैं कि जी मैं यूएससी ट्रीटेड मिल्क लूंगा, ठीक है। कोई कहता है जी मैं पेस्चराइज्ड मिल्क दे दूंगा, कोई कहता है जी मुझे नॉर्मली जो विदाउट एनी हीट जो है फ्रेश मिल्क आ रहा है, मैं वो भी उसे लेके खुद ही उसे जो है ना हीट कर लेंगे। फिर एक कहता है कि जी मैंने पैकेज्ड मिल्क लेना है, कोई कहता है जी मैंने लूज मिल्क लेना है। इसी तरह से मीट है तो कहता है जी कि मैंने पैकेज्ड या आपका जो है कट डाउन हुआ ऑलरेडी किसी शीशे की दुकान में जनाब गोश्त टंगा होता है, वहां से जाके अच्छे वे में साफ सुथरे तरीके से लेना है। कुछ लोग जो है हमारे नॉर्मली जो है, जो हमारे यहाँ पर मीट प्रोसेसर्स हैं, वो फटे हुए रख के गोश्त बेच रहे होते हैं। तो हर एक का अपना कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है सेफ्टी का। इसी तरह से अब आपकी जैसे ये दालें आ रही हैं या आपके मसाला जात आ रहे हैं, ये आपको लूज भी मिलते हैं बड़ी मार्केट में, अगर आप चले जाएंगे मंडी में चले जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी बड़ी शॉप पे जाएंगे, किसी मार्ट पे जाएंगे, तो वहां पर आपको ये पैकेज फॉर्म में मिलेंगे। तो ये हर एक अपना एक जो है सेफ्टी एस्पेक्ट है, आपके सेंस से उसको लेके चलते हैं। फिर आप क्लासिफाई करते हैं फूड को बेसिकली, जो प्रेफरेबल है वो पेरिशेबिलिटी पे करते हैं और पीएच वैल्यू पे करते हैं। अब पेरिशेबिलिटी और पीएच वैल्यू हम काफी डिटेल्ड पढ़ेंगे इसमें, हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली बेस आपकी मैंने बना दी है कि क्या आपने इसमें पढ़ना है आगे जाकर। अब पेरिशेबिलिटी भी कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑल फूड डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर कीपिंग क्वालिटीज। पेरिशेबिलिटी से मुराद ये है कि आप खुराक को कितनी देर के लिए रख सकते हैं। आप उसको 1 दिन के लिए रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, 10 दिन के लिए रख सकते हैं, 20 दिन के लिए रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इट्स कीपिंग क्वालिटी। अब जैसे आपके ड्राई फूड्स है बेसिकली, उस पूरा साल भी पड़े रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो व्हीट है, राइस है, मेज है, काफी लंबे पीरियड के लिए रहते हैं, अनलेस इनको मॉइस्चर लगना शुरू हो जाए, ये एक्सपोज टू द डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट होना शुरू हो जाए। उससे होगा कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, बैक्टीरिया माइक्रोब्स वहां पकड़ेंगे, फंगस लगेगी तो खराब होना शुरू हो जाएगी। आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. फिर अब ये फ्रेश फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एंड मिल्क जो होता है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप फ्रूट लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन आप देखते होंगे डेली जाके जब कोई मार्केट में अगर फ्रूट लेने जाता है, तो आप देखते होंगे वहां पर रोजाना फ्रेश फ्रूट आ रहा होता है। रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि जी वो जल्दी स्पॉइल होते हैं, खराब होते हैं, उनका कीपिंग क्वालिटी जो है, उनकी कीपिंग टाइम जो है उनका शॉर्ट। ठीक, इसी तरह गोश्त अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर आप उसे किसी फ्रीज में रखेंगे या किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ टेम्परेचर लो होगा, तो वहां पर क्या होगा, वो ज्यादा टाइम लगेगा। अब कंपैरिजन क्या होता है स्टोरेज लाइफ ऑफ फूड का? वो तब किया जाता है कंपैरिजन उनका कि जब सबको एक जैसी कंडीशंस दी जाए। अगर आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, व्हीट, राइस, मेज, मिल्क, इस किस्म की सारी चीजों का आपने कंपैरिजन करना है ना, कौन कितने टाइम के लिए रहेगा, वो कैसे वो कंपैरिजन होगा? वो कंपैरिजन ऐसे होगा कि आप उनको सेम टेम्परेचर देंगे, सेम स्टोरेज लाइफ टाइम देंगे, सेम स्टोरेज कंडीशंस देंगे, तब आपको पता लग जाएगा भी कौन उस पर कितनी देर तक सर्वाइव करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपने किसी का स्ट्रेंथ स्टेमिना चेक करना हो किसी एथलीट का, तो आप उन्हें सेम टाइम देते हैं, सेम ट्रैक देते हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कौन कितना फिट है। तो ये एक सेम कंडीशन। इसी तरह से जब आपका एग्जाम हो रहा होता है बेटा, तो आप लोगों को सेम कंडीशन दी जाती है, सेम कोर्स पढ़ाया जाता है, सेम क्लास होती है, सेम टीचर्स पढ़ाते हैं आपको। एग्जाम में असाइनमेंट, एग्जाम से पहले असाइनमेंट्स और क्विज सेम दिए जाते हैं आपको। एवेल्यूएशन तरीकेकार सेम है, मिड का पेपर एक जैसा होता है सबका। ऐसा नहीं होता कि किसी एक को एक मिल रहा हो और दूसरे को कोई और पेपर मिल रहा हो। इसी तरह से एग्जाम फाइनल में होता है तो आपको
सेम आपको जो है ना वो आइडेंटिकल कंडीशन दी जाती है फॉर द फाइनल एग्जाम भी। उससे होता है कि आप सबको एक जैसी कंडीशन मिलने से आपको पता लगे था भाई कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी तैयारी है, कौन कहाँ खड़ा है। तो ये इसी तरह से हम जब फूड की देख रहे हो तब वहां पर भी हम यही प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। जब स्टोरेज लाइफ का कंपैरिजन क्या है बेसिकली, ठीक है, स्टोरेज लाइफ ऑफ फूड्स कैसे करते हैं। अब फ्रेश फूड कमोडिटीज जो है ना उसको नॉर्मली 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना रख रहे होते हैं। बीफ, फिश, पोल्ट्री जो है वो एक दिन के लिए एक्सेप्टेबल है। लीफी वेजिटेबल जो है वो 1 से 7 दिन तक मोस्टली रह जाती है। जैसे आप घर में देखते होंगे धनिया, पुदीना, आपका पालक, इवन ये फ्रिज में भी रख देते, ओपन भी रख देते, तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती अनलेस बहुत टेम्परेचर डाउन हो, बहुत ज्यादा बहुत टेम्परेचर हाई हो, गर्मियां शदीद हो तो ये खराब हो जाती हैं। अब फ्रेश फ्रूट्स अब ये 22 डिग्री की लेकिन बेटा बात हो रही है, ठीक है। अब जो फ्रूट्स हैं उनको हम 1 से 20 दिन तक रख सकते हैं बेस्ड ऑन कि कौन सा फ्रूट। अगर आप स्ट्रॉबेरीज लाएंगे तो वो दूसरे दिन खराब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लेके आएंगे ये बनाना, या आप अगर ये वाटरमेलन लाएंगे या मेलन्स लाएंगे तो ये बेटा ये टेक ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक के वो और इजीली रह सकते हैं। ये रूट क्रॉप्स का पता है कौन सी होती है बेटा? रूट क्रॉप्स का मतलब क्या है यहाँ पर? सर ये वो गाजर वाली क्रॉप्स के अंदर उगती हैं। जी बेटा बताएं। वो क्रॉप्स जो जमीन के अंदर उगती हैं। आपको एग्जांपल बेटा आपको याद है? आलू सर। यस यस एग्जैक्टली। जैसे मूली है, गाजर है, आपके पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटो हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो हमारे क्रॉप्स के फॉर्म में कंसिडर होती हैं, रूट के फॉर्म में होती हैं। अब ये 7 to 50 डेज आप अक्सर देखते होंगे, जैसे आपके ये प्याज वगैरह आप अक्सर देखते होंगे क्या होता है जनाब कि ये जमीन के अंदर उगते हैं, ठीक है। अब जमीन के अंदर इनका साइज बढ़ता है। अब वो होता क्या है कि आप ला के इनको अगर बल्क में लेके आते हैं, बोरे में बंद होता है या छत पे फैला के रख देते हैं तो ये खराब नहीं होते, पड़े रहते हैं। अनलेस क्या होता है जिसमें हल्की सी स्प्राउटिंग हो जाती है, उसमें स्प्राउटिंग से मुराद ये होता है कि उसमें थोड़ी बल्ब निकलना शुरू होते हैं, दैट्स इट। फिर नेचुरली और आर्टिफिशियली ड्राइड कमोडिटीज होती हैं जैसे कि सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राइड स्मोक्ड फिश है। ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ है, ऑलमोस्ट अराउंड अ ईयर और 350 डेज, मोर देन 350 डेज चला जाता है। अब नेचुरली ड्राई भी किए जाते हैं कुछ फूड, जैसे मेवा जाता है आपके बेटा नेचुरली ड्राइड है, ठीक है। आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं, फिश है जिसे कहते हैं वो कि भी उसे स्मोक फिश कहते हैं, जिसे वो हीट कर लेते हैं उसको, ठीक है, आग के ऊपर उसको ड्राई कर लेते हैं, गोश्त खाते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, किसी ने झुग्गियों वाले देखे हैं लोग? यस सर। कभी उन्हें बड़ी ईद पे देखा गोश्त इकट्ठा करते हुए? यस सर। इतना गोश्त कहाँ ले जाते हैं आखिर? सारा खा तो नहीं लेते, कुछ तो बेच बूझ देते हैं, बाकी जो इतना गोश्त होता है अपने इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं वो एक दिन में तो नहीं खा लेते ना, उनका फ्रिज होता है ना कोई ऐसी चीज। वो करते क्या है पता है किसी को? खा लेते हैं। एक बेक करके बताएं बेटा। सर वो ड्राई करते हैं। इसको आग देते हैं। वो ड्राई कर लेते हैं उसको, वो आग के ऊपर ड्राई कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि वो उसको सुखा के रख लेते हैं और फिर स्टोर करते रहते हैं मसाला लगा के। उसके बाद में उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं, वो खराब नहीं होता। बेसिकली ड्राई करने का मकसद क्या हो रहा था बेटा? उसमें से मॉइस्चर रिमूव किया जा रहा होता है, माइक्रोब्स को लिमिटिफाई किया जा रहा होता है, माइक्रोब्स को मारा जा रहा होता है, ठीक है। माइक्रोब्स की फेवरेबल कंडीशन जो है मॉइस्चर और लो टेम्परेचर, वो रिमूव किया जा रहा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाती है। इन द सेम वे जो सीड्स हैं, जैसे आप ड्राइड फ्रूट्स हैं, ये इसीलिए क्या होते हैं, या तो ये खुद नेचुरली ड्राइड है या आप उन्हें ड्राई कर लेते हैं कुछ चीजों को। जैसे आपका ये खजूर है बेटा, खजूर इतनी एक्सेस में होती है कि वो अगर उससे आप सारे को यूज ना करें तो खराब हो जाती है। उससे क्या आसान तरीका क्या होता है उसे ड्राई करना है। बहुत सारे लोग ड्राई करके छुआरा बना देते हैं। जैसे आपका ये आता है किशमिश जो है बेटा, ये किशमिश क्या होती है बेसिकली क्या है? ग्रेप्स। ड्राइड अंगूर होते हैं ये, ठीक है। वो उसको वहां से स्टोर कर लेते हैं। तो ये देयर आर सो मेनी वेज टू स्टोर इन दिस वे। अभी एग्जांपल देखिए सामने आपके आ गई है। स्टोरेज लाइफ की बेस पे कंपैरिजन ऑफ फूड क्या है कि शेल्फ लाइफ की बेस पे ऑल फ्रूट्स क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। बेटा 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनमें से पहली कौन सी है? स्टेबल फूड्स हैं, दूसरी है सेमी पेरिशेबल, तीसरी है पेरिशेबल। स्टेबल फूड्स वो हैं कि वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वो नॉर्मली सेट रहते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं? सेमी पेरिशेबल बेटा वो हैं जो कुछ हद तक स्टेबल भी होते हैं लेकिन वो कुछ टाइम बाद खराब होना शुरू होते हैं। लेकिन पेरिशेबल वो हैं कि वो ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रह सकते, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। When stored under proper conditions, remain acceptable for longer days, for longer period. ये स्टेबल फूड्स कहलाते हैं। इनकी रेंज 3 months से 3 years तक होती है। आपने देखा होगा ये जो गंदम के स्टोर हाउसेज हैं, हमारे अनाज के स्टोर हाउसेज हैं, वहां पर सालों साल पड़ जाती गंदम। देखी आपने किसी ने? यस सर। पास्को वाले जो होते हैं बेटा, वो इसी तरह से
आपके मंडी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि भी वहाँ पे सब्जियां दालें दालें हैं आपकी, ठीक है, मसाला जाता है वो लंबे परसे तक पड़ जाते हैं। रीजन क्या है कि वो ड्राई है और लॉन्गर पीरियड के लिए चले जाते हैं, 3 से 3 साल तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है उसमें, हनी है, जो हनी क्यों स्टोरेज ज्यादा देर के लिए क्यों, उसकी रीजन सबसे बड़ी है कि हनी के अंदर क्या है जी, मॉइस्चर ही नहीं होता उसमें प्योर हनी में, तो इसलिए वो खराब नहीं होता। टेमरिंड है जिसे इमली कहते हैं हम, शुगर है, ये भी खराब नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता इसमें। अब ड्राई सीरियल्स हैं, ठीक है, जिसमें वीट है, राइस है, मेस, बार्ले है, मिलेट है, सॉर्गम है, ये सारे कहीं ये सीरियल्स कहलाते हैं बेटा, इनमें भी इतने खराब नहीं होते। लेग्यूम्स हैं, कॉपी है, चिकपी है, मैश है, लेंटिल्स हैं, ये भी बच जाते हैं। प्रोसेस फूड में पाउडर्ड नॉन फैट मिल्क है, नॉन फैट मिल्क से मुराद है कि इसमें से फैट निकाल लेते हैं, ठीक है, और पाउडर्ड है। अब ऐसा है कि हमारे पास जो अक्सर दूध देने के लिए गवाले आते हैं ना बेटा, अक्सर लोग कंप्लेंट रहती है कि जी आपके दूध से मलाई नहीं बनती, वो क्या होता है कि जी वो डी क्रीम कर देते हैं, उसमें क्रीम निकाल लेते हैं, ठीक है, और स्किम मिल्क बना देते हैं उसको। अब उस स्किम मिल्क को अगर आप ड्राई कर लेंगे ना तो वो पाउडर ड्राई मिल्क बन जाएगा विदाउट फैट, ठीक है, उसकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ होती है। अक्सर आप देखते होंगे, ये जो आप एग्जाम देखते होंगे टीवी पे भी, कभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होता है कि लोग बेसिकली जो आर्टिफिशियल मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, वो यही होता है, पाउडर्ड मिल्क होता है, उसमें फैट मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, उसको वो किसी मिक्सर में डाल के उसको पानी के साथ बना लेते हैं, तो वो एक दूध बन जाता है। ये एक तरीका कार भी उनका दूध बनाने का है। तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं आपके, पॉरेज जितने भी हैं, दलिए वगैरह, फिर आपके वर्मिसेली जिसे हम सवैयां कहते हैं, पास्ता है, ये सारे बेटे ड्राई प्रोडक्ट्स की लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है। क्यों? मेन रीजन क्या है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत हद तक कम होता है, लेकिन इसमें आपने एक चीज मेंटेन जरूर करनी है कि आपने जो सेट कंडीशन दी हुई है वो मेंटेन रखनी है। लाइक आपने बेटा मॉइस्चर कम जितना रिकमेंडेड है उतना ही रखना है आपने, हीट जितनी रिकमेंडेड है हीट उतनी रखनी है आपने, आपने उसको इंक्लोज्ड कवर्ड रखना है तो उसी तरह से रखना है, ये जरूरी है चीजें। अब स्टेबल फूड्स का होता है, स्टेबल फूड से मुराद ये है कि मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, यूजुअली बिलो 15% होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो फूड स्पॉइलेज एजेंट होते हैं वो रेडिली स्पॉइल नहीं करते फूड को, ठीक है, नेचुरल फूड स्टेबल फूड्स को फौरन नहीं खराब कर देते, वो वेट करते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। अब डिटोरिएशन जो कमर्शियली प्रोसेस्ड फूड्स में होता है ना, अब कमर्शियली प्रोसेस्ड फूड नेचुरल फूड से मुराद ये है, नेचुरल फूड जो हैं जो कुदरत ने, अल्लाह पाक ने बनाए हैं और वो वैसे ही हमने यूज करनी है, ठीक है, जैसे सीरियल्स वगैरह है। लेकिन जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस से मुराद ये होता है कि जैसे आप दलिया बना लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, दालों को पीस लेते हैं, आप उनके पाउडर बना लेते हैं, तो ये क्या होता है कि वो बेसिकली प्रोसेस फूड में आ जाता है। तो कमर्शियली प्रोसेस फूड्स को डिटोरिएशन कैसे होती है, उसमें बहुत सारे तरीकेकार हैं, वो केमिकल चेंजेस होती है, जिसमें ब्राउनिंग है, जिसमें ब्राउनिंग होती है, डेवलपमेंट ऑफ टेंट और रेंसिडिटी होती है, टेंट्स होते हैं, कलर आ जाते हैं, रेंसिडिटी होता है कि उसके अंदर क्या होता है बेटा, कलर रेंसिड होना शुरू होता है। रेंसिड से मुराद क्या होता है कि वो ऑफ फ्लेवर देना शुरू करता है, फैट्स जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं विद मॉइस्चर, जिससे होता है कि वहां पर कड़वाहट आना शुरू होती है। कभी आपने कोई तली हुई चीज खाई है जिसके अंदर कड़वाहट फील हुई, आपको बादाम कलर फील हुआ आपको? हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हेलो यस सर। सर आ रही है आवाज सर। एनीबॉडी देयर? सर हमें आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही? यस सर। बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर आवाज आ रही है हमें तो। शायद सर को नहीं जा रही है हमारी आवाज। को मैसेज कर दो। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, हम कहाँ थे डिस्कस करें, आप बेटा रिस्पॉन्ड करें अगर आपको आवाज आ रही तो। ओके सर। जी सर, आ रही है आवाज। सर शायद आपको नहीं आ रही। अच्छा, हम बेटा थे यस, अब केमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, उसमें टेंट सेंसिटिविटी आ जाती है, लॉस ऑफ फ्लेवर हो जाता है, फ्लेवर जो है उसका नेचुरली जो होता है वो नहीं आ रहा होता, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं उसमें से, टेक्सचर उसका जो है ड्यूरिंग स्टोरेज वो खत्म हो जाता है। तो ये
जैसे आप टेक्सचर से मुराद ये कि आप नॉर्मली घर में अगर कोई आप ये समझ लें कि लेज लेके आ रहे हैं, कोई ऐसे चिप्स लेके आ रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो फ्रेश होते हैं, लेकिन एक आध दिन बाद खोलने के बाद क्या होता है उसमें से वो नरम होना शुरू होते हैं, वो नरम आपको ऐसे जैसे नमी उसमें आ गई, और न्यूट्रिएंट्स लॉस होने से मुराद ये है कि उसमें से हीट ज्यादा होने से न्यूट्रिएंट्स लीच आउट या रिमूव होना शुरू होते हैं या मिनिमाइज होना शुरू होते हैं। फ्लेवर से मुराद ये कि उसका जो एक्चुअली टेस्ट था वो खत्म हो गया, कोई ऑफ फ्लेवर देना शुरू कर दिया। अब सेमी पेरिशेबल फूड से मुराद क्या बेटा, इसमें होता है यूजुअली इनकी शेल्फ लाइफ जो है फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स होती है, वो 3 वीक्स टू 3 इयर्स थी, ये फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स है, ठीक है। कीप इट विद लिटिल केयर इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि आप इसको हैंडलिंग और केयरिंग जो है ना इसकी बहुत ज्यादा करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि भाई अब स्टोरेज करेंगे तो ये अदरवाइज ये अपने स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से पहले जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि भाई एग्जांपल्स क्या है, फ्रेश कमोडिटीज क्या होती हैं कि पोटैटोज हैं, जिंजर है, गार्लिक है, ऑनियन है, एप्पल वैराइटीज हैं, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे वो हैं जो बहुत जल्द जो है ना आपके खराब होंगे अगर आप इनको सेट टाइम और सेट कंडीशंस, हैंडलिंग कंडीशंस, स्टोरेज कंडीशंस नहीं देंगे, ठीक है। अब कमर्शियली प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उसमें फ्राइड स्नैक्स हैं, चीज वैराइटीज हैं, आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, और नॉर्मल शेल्फ लाइफ जो है, नॉर्मल शेल्फ लाइफ अप टू 4 मंथ्स इनकी होती है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप इनको इनकी टेम्परेचर नहीं रखेंगे मैनेज्ड, इनका अगर आप टाइम नहीं रखेंगे, इनकी अगर आप मॉइस्चर से नहीं बचाएंगे इनको, तो ये खराब होना शुरू हो जाएंगे। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको आप इन सब चीजों को डेली लाइफ में बेटा ऑब्जर्व करते हैं, और आप ज्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। बस इनको आपने नाम हमने एक स्टेबल फूड दे दिया, सेमी पेरिशेबल फूड दे दिया। देन अब सेमी पेरिशेबल फूड में आप देखेंगे स्पॉलेज जो है ना फ्रेश कमोडिटीज की होना शुरू हो जाती है, इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस से मुराद ये है ना, ऑटो मींस के इटसेल्फ, ठीक है, और लाइसिस मींस के ब्रेक डाउन, खराब होना। ऑटोलाइसिस से मुराद है ऐसी कमोडिटीज जो खुद ब खुद खराब होना शुरू से ऑटोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। अब अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है ना वो ग्रोथ होना शुरू होती है, इसमें बैक्टीरिया, मोल्ड्स भी आते हैं। रीजन क्या है उसकी कि बैक्टीरिया और मोल्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं इन सरफेसेस के ऊपर, लेकिन वो ग्रो कब करते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? फेवरेबल कंडीशंस यही है बेटा कि उनको मॉइस्चर उतना मिल गया, ठीक है, उनकी जो है टेम्परेचर जो है जो सेट डाउन टेम्परेचर चाहिए था उन्होंने आपने हाई टेम्परेचर में रख दिया, वो ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर कमर्शियल प्रोसेस फूड में डिटोरिएशन कैसे होती है, कमर्शियल केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है, उसमें रेसिडिटी ब्राउनिंग होना शुरू होती है, टेक्सचर लॉस हो जाता है, उसमें ग्रेनीनेस शुरू हो जाती है, जैसे आइसक्रीम होती है उसमें लैक्टोज के स्लाइसिंग कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको जो है ना ग्रेजीनेस, जैसे रेत खा रहे हो आप, इस तरह की फीलिंग आना शुरू होती है। वो क्या है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर खराब होना शुरू होता है। क्या रीजन क्या बन रही होती है पीछे? टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, सेट टेम्परेचर से ऊपर नीचे चेंज आना शुरू हो जाती है। अब सेमी पेरिशेबल फूड की जो है, जो आपने कहा कि जी इसमें नेचुरली जो सेमी पेरिशेबल फूड है उनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 60 to 90% तक मौजूद होता है इनमें, ठीक है। अब इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो है वो उसको रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट स्पॉलेज, ठीक है। इनकी इन्होंने अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया होता है कि ये मॉइस्चर लॉस भी नहीं होने देते और एक्स्ट्रा मॉइस्चर अंदर आने भी नहीं देते। लेकिन जैसे ही उनकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, डिटोरियोरेट होता है, अब आप देखते होंगे कि भाई अगर ये आपका लेसन जो घर में पड़ा हुआ है वो अगर एक फॉर्म में मौजूद है, अपनी एग्जैक्ट नेचुरल फॉर्म में, वो महीनों घर में पड़ा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप एक उसमें से निकालते हैं और उसको आप छील के साइड पे रखते हैं तो बाकी भी आपको फील होना शुरू होता है, वो खराब होना शुरू होते हैं। इसी तरह से प्याज है, आलू है, टमाटर लेकिन जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरह से हर एक एग्जाम्पल आप उसको अपने पास नोट डाउन करें, ऑब्जर्व करें कि सेमी पेरिशेबल फूड में कौन कौन सी आपको कैटेगरीज फील होती हैं और पेरिशेबल फूड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। फिर वो कहता है कि इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो कहता है कि जो पोटैटोज है या इसी तरह की जो सिमिलर कमोडिटीज हैं वो कुछ महीनों तक जा सकती हैं ठीक ठाक, अगर उन्हें ब्रूज ना किया जाए। ब्रूज मीन होता है कि उस पर जख्म या निशान ना लगाया जाए, कट ना लगाया जाए, अगर उसको अंडर प्रॉपर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में रखा जाए, इंसेक्ट से बचाया जाए, रोडेंट से बचाया जाए, रोडेंट से जो आपके चूहे वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाया जाए वेयर हाउसेज में, तो ये महीनों तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर सेमी पेरिशेबल जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, वो भी लॉन्गर लाइफ तक जा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस आपने मेंटेन करनी है। फिर पेरिशेबल बेटा फूड की बात कर रहे हैं, हमने पहले स्टेबल पढ़ लिया, सेमी पेरिशेबल पढ़ लिया, अब हम पेरिशेबल की तरफ आ रहे हैं। इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट है ना बेटा वो 80 to 95% तक जा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी जो है शेल्फ लाइफ वो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज है, लेकिन आपकी एक सेट स्टोरेज कंडीशंस मौजूद हो, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या है इसमें? फ्रेश फूड्स में मिल्क है, मीट है, फिश है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये डेली चीजें हैं हमारे घरों की जो हम बता रहे हैं।
प्रोसेस फूड्स जो है उनमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लगे, जैसे पास्चराइज्ड मिल्क है, फ्रेश क्रीम है, ये अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, अगर आप इसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे इसका, या आप इसे फ्रीज कर दें। अक्सर देखा होगा घरों में अम्मी क्या करती हैं, वो चीज़ें फ्रीज कर देती हैं। वो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो मॉइस्चर जो अवेलेबल है उसको बाउंड कर देती हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर देके माइक्रोब्स और हर तरह की एक्टिविटीज को बाइंड कर देती हैं। फिर उसको जब यूज करना होता है निकाल के यूज कर देते हैं। देन अगर आप देखें तो बेकरी आइटम्स जो हैं जिसमें केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, ब्रेड, चपातीज हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे अब सर्दियां आई हैं तो इनमें ज्यादा अगर आप उनको एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रख रहे होते हैं बेकरी आइटम्स को, तो वो क्या होता है जी, उनमें वो सोगी होना शुरू होती हैं, वो गीला होना शुरू हो जाएंगी, नरम होना शुरू हो जाएंगी, अपना एक्चुअल टेक्सचर टेस्ट वो लूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे होता क्या है कि वो फ्रेशनेस उसकी खत्म हो जाती है। तो ये भी पेरिशेबल कमोडिटी में आते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कैन फूड आइटम जो है ना, आपके जो कैन फूड्स आते हैं घरों में, अक्सर आप लोग घरों में लेके आते होंगे किसी ना किसी पर्पस के लिए। पीज लेके आते हैं लोग, ठीक है, इसी तरह से बीन्स लेके आते होते हैं। फिर आप अगर देखें कॉकटेल्स के लिए क्या आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, पाइनएप्पल लेके आते हैं। तो अगर आप उनको वंस इट्स ओपन, सो इट्स लाइफ इज ग्रेटली रिड्यूस्ड अनलेस इट्स स्टोर्ड बैक इन द सेम कंडीशंस। लेकिन सेम कंडीशन में हम बेटा स्टोर कर नहीं सकते, तो उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन यही होता है कि आप उनको एक दफा खोल लिया तो उसको कोशिश करें कि कोल्ड लो टेम्परेचर पे रखें और जितनी जल्दी यूज हो सकता है उसको यूज करें। अब स्टोरेज जो है इनकी लो टेम्परेचर पे वो प्रोलॉन्ग होती है। वही बात हमने की या तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं या फ्रीजर में रख देते हैं ताकि हम उसको जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं कर दें। अब बहुत ही रेयर कंडीशन होती है अगर इनकी लाइफ शेल्फ लाइफ 4 वीक्स से आगे चली जाए, ठीक है, तो ये उन्होंने एक इसकी रेंज दी हुई है। अब पेरिशेबल फूड में बेटा होता क्या है, वहां पर स्पॉइलेज ऑटोलाइसिस से होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया जो है वो उनको इफेक्ट करते हैं। शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, इसमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए प्रोसेसर की कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको रख के कोई 1 घंटा 1.5 घंटा देर करके फिर इसको प्रोसेस करेंगे, नहीं। जैसे ही आई है आपके सेट प्रोटोकॉल्स हैं इंडस्ट्री में बेटा बहुत लॉस होते हैं अगर आप टाइमली रिसीव नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए आपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज को अच्छे तरीके यूटिलाइज करना होता है, जो जैसे कि आप लोग ले रहे हैं एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसका जब आप इसको घर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और बाहर भी करेंगे, कि आप उसको शेल्फ लाइफ शॉर्ट शेल्फ लाइफ को बचाने के लिए आप उसको करते हैं कि इमीडिएट आपने उसको एक्शन लेना होता है, कंज्यूम या प्रोसेस करते हैं उसको विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में। लेकिन जैसे आपने हार्वेस्ट किया उसको लाया और यूज करके उसको किसी ना किसी प्रोसेस कर दिया या आपने स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर देकर उसको स्टोर कर दिया। अब इसमें बेशुमार बेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आप जैसे से आगे फ्यूचर में पढ़ते रहेंगे आपको मिलती रहेंगी। अब ये एग्जांपल उन्होंने पेरिशेबल फूड्स की दी हुई है, देखें इसमें मछली भी है, इसमें उन्होंने फ्रूट्स दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स दी हुई हैं, मीट दिया हुआ, मीट लॉफ दिया हुआ, उससे होता है कि आपको पता लगेगा भी टोमेटोज दिए हुए हैं। अब बेटा हमने ये पढ़ा था फूड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पॉइलेज, ठीक है, पेरिशेबिलिटी जिसे कहते हैं, पेरिशेबिलिटी की बेस पे, जिसमें हमने स्टेबल फूड पढ़ा, सेमी पेरिशेबल पढ़ा, पेरिशेबल फूड पढ़ा। आप कोशिश ये कीजिएगा इसका एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें 3 कॉलम बना लें कि भाई पेरिशेबिलिटी की बेस पे जब स्टोरेज करें तो स्टेबल, सेमी पेरिशेबल, पेरिशेबल, तो उसमें पॉइंट्स लिख लीजिए कंपैरिजन करके कि वो क्या क्या कंपैरिजन पॉइंट्स, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको जो पढ़ रहे हैं। अब है पीएच वैल्यू की बेस पे फूड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। पीएच अगर किसी को याद है तो कोई बता सकता है पीएच क्या होती है? कोई जवाब देगा? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी बताएं। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। बेटा पीएच का आपको किसी को याद है? पीएच क्या होती है? एसिडिटी और सर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज का कोई इशू आ रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं आपको नहीं सुन सकता। ओके चलें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू से मुराद ये है कि पीएच से मुराद ये है कि आपका 0 से 1 to 14 का एक स्केल होता है जिसमें 1 to 7 तक आपका एसिडिटी कंडीशन होती है, और 1 मींस हाईली एसिडिक, और आप ये समझें 6.9 मींस कि वेरी लो एसिड, और 7 मींस न्यूट्रल, और 7.1 मींस वेरी बेसिक या अल्कलाइन, और 14 मींस हाईली अल्कलाइन।
तो अब इन ऑन द बेस ऑफ पीएच वैल्यू जो है ना, फूड को क्लासिफाई कैसे करना है आपने, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि भाई पीएच वैल्यू अफेक्ट्स रेट ऑफ माइक्रोबियल सर्वाइवर्स, ठीक है। जो आपकी पीएच वैल्यू है ना, वो आपको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवेबिलिटी पे को अफेक्ट करेगी, ठीक है। एक खास पीएच पे माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे, उससे बियॉन्ड या उससे लो पे वो क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें वो अफेक्ट कैसे करता है, स्टोरेज पे भी अफेक्ट करता है पीएच वैल्यू आपकी, हीटिंग पे भी डिपेंड करता है, ये ड्राइंग पे भी डिपेंड करता है, और भी प्रोसेसिंग फॉर्म हो सकते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है ना पीएच पे बहुत यूजफुल है। अब पीएच वैल्यू पे क्लासिफिकेशन जो है ना, इन्फॉर्मेशन वो इस तरह से होता है कि पॉसिबल स्पॉलेज ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, हमें इन्फॉर्मेशन सही मिलती है पीएच वैल्यू की बेस पे, हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं कौन कौन से पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स इस पीएच रेंज में, फॉर एग्जांपल एसिडिक में ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं इजीली, अब वो हाईली एसिडिक में करते हैं या हाईली अल्कलाइन में करते हैं, वो हमें पता लग जाता है। फिर फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से और वो कहाँ जो है वो ऑपरेटिव होते हैं। इसी तरह से हीट प्रोसेसिंग टेम्परेचर्स क्या हो सकते हैं, वो हम उसमें देखते होते हैं। फिर अब क्लासिफिकेशन पीएच वैल्यू की बेस पर अगर आप देखेंगे वो क्या है, वो ये है कि ऑल फूड्स डिवाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं, वो बेसिस ऑन द बेसिस होता है पीएच वैल्यू। उसमें कौन कौन से बेटे, हाई एसिड फूड्स हैं, ऐसे फूड जिनमें एसिडिक कंटेंट जो है वो बहुत हाई है, यानी कि दे आर मोर टुवर्ड्स द पीएच 3 to 1 की रेंज में से कह सकते हैं। एसिड फूड्स ये हैं जो नॉर्मली इनसे ऊपर की तरफ आते हैं। मीडियम एसिड फूड्स हैं जिनमें हमारे पास जो है मोर प्रोन टुवर्ड्स जो है वो अल्कलिनिटी की तरफ जाना शुरू होते हैं, लेकिन वीक एसिड होते हैं वो, और लो एसिड होते हैं कि ऑलमोस्ट न्यूट्रली कंसीडर हो रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट एसिड होती है। इस साइड में उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ जिसमें अल्कलिनिटी किस तरफ इंक्रीज कर रही है, डाउन द स्ट्रीम, और सेंटर में न्यूट्रल है। जहां उसने प्योर वाटर की एग्जांपल दी हुई है, थोड़ी सी मिल्क को भी उसमें ऐड किया, और एक तरफ इंक्रीजिंग जो है वो एसिडिटी है, जहां पे टॉप पे बैटरी एसिड है और सबसे उससे नीचे लेमन जूस है, फिर विनेगर है, ऑरेंज जूस है, टमाटो जूस है, ब्लैक जूस है, ठीक है, ब्लैक कॉफी है। अब अगर आप हाई एसिड फूड में देखें तो ऐसे फूड्स जिनकी पीएच 3.7 से नीचे होती है, यानी कि 1 to 3.7 तक जिनकी पीएच है, ये हाई एसिड फूड्स कहलाते हैं। इनमें एग्जांपल्स में है कौन कौन से बेटा, सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके, लेमन लाइम हो गया आपका, ग्रेप फ्रूट हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया जिसे अचार कहते हैं, पिकल्स आपके हो गए। स्पॉलेज ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर मोस्टली इफेक्ट करते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, वो यीस्ट है या मोल्ड्स होते हैं, जो आपके जिसे आप फंगस कहते हैं, फफूंदी कहते हैं इसको। इन द सेम वे इसकी प्रिवेंशन कैसे है, वो बॉइलिंग करके होती है प्रिवेंशन इसकी, ठीक है। बॉइलिंग वाटर करने से प्रोसेस सब करते हैं तो उसकी प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है। अब एसिडिक जो है, एसिड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब एसिड्यूरिक बेस एसिड्स वो होते हैं बेटा जो आपकी एसिडिटी हाई एसिड को रेजिस्ट करते हैं, और वहां पर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, तो वो स्पॉइल करना शुरू होते हैं, तो वहां पर हम उसको हीट करते हैं, तब जाके हम बैक्टीरिया मरते हैं। जब हाई एसिड फूड्स में अगर आप एग्जाम देखें, इन ये जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, वो इनकी हीट रेजिस्टेंस लो होती है, ठीक है। वो उस एसिडिक कंडीशन में तो सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी अगर हीट रेजिस्टेंस देखें ना, कि वो हीट उन्हें देते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें ये डिस्ट्रॉय होते हैं एट एसिडाइजेशन टेम्परेचर ऑफ 65 to 88 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उसको इस रेंज का टेम्परेचर देंगे तो बेटा ये क्या होगा, ये मरना शुरू हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और वो अफेक्ट नहीं करेंगे। अब फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, इनमें नॉर्मली हाई एसिड फूड की कंडीशन में ये नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है। हाई एसिड फूड में फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, और उनको हीट या नॉर्मली इस कंडीशन पे वो वैसे ही मर जाते हैं, तो वहां से फूड बच जाती है हमारी। अब एसिड फूड जो है वो ऐसे फूड है जो 3.7 से 4.5 तक हो, ठीक है। इतनी रेंज में जो लोग होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो या फूड होंगे, वो हाई एसिड फूड होंगे। इनकी एग्जांपल क्या है, इनमें गावा है, ऑरेंज है, मैंगो है बेटा, पाइनएप्पल है, एप्पल टोमेटोज हैं, ये सारे मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं। ये कहाँ आते हैं बेटा, ये एसिड फूड्स में आते हैं, हाई नहीं सिर्फ एसिड फूड में। इनको जो स्पॉइलेज करते हैं, इनके अंदर नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं, वो इनको स्पॉइल कर देते हैं। ये ऐसे एसिडूरिक बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग एसिडूरिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको ऐसे बैक्टीरिया जो स्पोर नहीं फॉर्म करते और एसिडिक रेजिस्टेंस नहीं उनकी होती, वो एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं, वो इनको खराब करते हैं। अब इनको प्रिवेंशन कैसे होती है, इसी तरह से इनकी भी हीट रेजिस्टेंस लो होती है। जैसे ही आप इसे एसोसिएशन टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो ये हीट ये सारा क्या होता है, इनका खराब होना शुरू होता है। अब आप जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे तो आप स्क्वैश या कोई चीज बनाएंगे तो वहां पर आप इसका जो जूस होता है ना, उसको आप हीट करते होते हैं। वो इसलिए हीट करते हैं कि वहां पर आप ऑटोलाइसिस और
ऐसे बैक्टीरिया उसको मार रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप सेमेस्टर्स में देखेंगे चीजें। अब प्रॉब्लम्स क्या इसमें आती हैं जो फेस करते हैं कि फ्यू मेसोफिलिक एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो है जैसे क्लॉस्ट्रिडियम पेस्टोरियम होता है, वो इन एसिड फूड में स्पॉलेज क्रिएट करना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो होता क्या है कि वो ये एनारोबिक है एक तो, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग है बैक्टीरिया, और ये रेजिस्ट कर जाता है इस टेम्परेचर पे, यानी कि ये मरता नहीं है। तो उसको क्या होता है कि इसकी भी हीट रेजिस्टेंस कम होती है। उसको आप एट द एंड इफेक्ट वही है कि आप इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और बचत रहती है। अब एसिडिक फूड जो है इसमें कुछ कैंड जो टोमेटो जूस है, जो एसिड फूड है, टोमेटो जूस बेटा एसिडिक होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उसको कैन किया जाता है टोमेटो जूस को, तो वहां पर जो है बैसिलस थर्मोएसिडुरांस ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बेटा ये ऑब्जेक्टिव्स है सीधे सीधे आपको भी बता रहे हैं हम लोग, तो ये आपके फाइनल में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करने की चीजें, तो इसलिए इनको गौर से पढ़िएगा। तो टोमेटो जूस जो है बेटा जब उसको आप कैन करते हैं तो वहां पर एक बैक्टीरिया है जो रेजिस्ट कर जाता है टेम्परेचर को या उस एसिडिक कंडीशन को, उसे वो बैसिलस थर्मोएसिडुरांस है, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है जी, ये खटास को बहुत ज्यादा कर देता है, ठीक है उसमें, और इसका जो कैन के जो एंड होते हैं ना कैन फूड में, वो फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें एसिडिटी बढ़ जाती है और प्रोडक्ट का जो है टेस्ट सॉवर हो जाता है। इसको भी हीट रेजिस्टेंस से ही हम इसको बचा सकते हैं। अब इसमें फूड के अंदर इन बैक्टीरियाज की एंट्री कैसे होती है? वो ऐसे एंट्री होती है कि आपने जो फूड के लिए जहां पे प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट जो है ना वो साफ सुथरा नहीं था, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड था, या आपके इंग्रेडिएंट कंटेमिनेटेड थे, वो आपने उनको साफ नहीं किया, हीट नहीं किया, उनको आपने अच्छी तरह प्रोसेस नहीं किया, या आप जो सैनिटरी कंडीशंस हैं प्रोसेसिंग प्लांट की वो साफ नहीं थी। आप ऐसे ही है कि जी वहां पर ही आपके हाथ धो रहे हैं, वहीं पर आप फूड को धो रहे हैं, वहीं पर आपके पाँव लग रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी वहीं पाँव धो रहे हैं, तो क्या होगा, सैनिटरी कंडीशंस को सेट नहीं होगी। तो इसकी प्रिवेंशन बेटा क्या है कि प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ प्लांट हो, हर चीज को सफाई की हो, तो आप इन बैक्टीरिया को एंट्री को बचा सकते हैं। अब इसमें जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोसेसिंग एसिड में या हाई एसिड फूड्स में, जिनको हमने बचाना होता है, जिनको आपने ग्रो करने से बचाना है या जिनके आपने इफेक्ट को बचाना है, वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ठीक है। उसमें बैसिलस कोएगुलेंस है, थर्मोएसिडुरांस है, बैसिलस मेसरांस है, बैसिलस पॉलीमैक्स है, ये सारे के सारे नेम्स हैं जो हमारे टारगेट ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने मारना है बेसिकली एसिड फूड्स में, जो एसिड इस एनवायरनमेंट को रेजिस्ट कर जाते हैं, लेकिन उनको मारना हमें जरूरी है ताकि खुराक को ज्यादा या लंबा रन के लिए बचा सके। अब ये जो हमने पीछे माइक्रोब्स को डिस्कस किए, नॉर्मली हमारे फूड्स में इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फूड पॉइजनिंग, लेकिन इनमें नहीं होती। फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं करते। फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो आपकी खुराक को इतना अफेक्ट कर देते हैं कि जैसे ही आप वो कंज्यूम करते हैं तो आपको या वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है और आप जो है नॉर्मली नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते अपनी बॉडी की, ठीक है। अब क्या होता है, दिस कैन ग्रो, ये ग्रो अगर कर भी जाते हैं तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हाई एसिड फूड्स जो हैं, एसिड फूड जो हैं वो सेफ है यूजर में। अब हमने मीडियम एसिड फूड की बेटा बात करनी है। मीडियम एसिड फूड जो है वो 4.5 से 5 pH के दरमियान पे आ रहा है। इसकी एग्जांपल ये है कि इसमें मोस्टली मीट है, वेजिटेबल्स हैं, लाइक टोमेटो सूप, सॉसेज जो है ये इसमें मौजूद होते हैं। इसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हैं वो कौन कौन से इसमें बेटा, इसमें पार्शली एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्पॉलेज इसमें का सेम ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लो एसिड फूड्स हैं। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि इसमें सिमिलर इसमें हीट प्रोसेसिंग कंडीशंस है ना, एज लो एसिड फूड वो हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। स्पॉलेज इसमें कैसे बेटा, इसमें लो एसिड फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहीं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन इसकी क्या है, प्रिवेंशन एक ही है जी, इसको हीट देंगे आप। जब तक इसको हीट से हम नहीं मारेंगे, हीट से होता क्या बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल कंडीशन ही रहती है, वो मर जाते हैं और उनका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जिससे जो है काम सेट हो जाता है, ठीक है। फिर अब लो एसिड फूड में बेटा इसकी जो पीएच वैल्यू जो है, हमने पहले मीडियम एसिड पढ़ा था, अब हाई एसिड लो एसिड में पढ़ा है। 5 है या मोर देन 5 जिसकी पीएच होगी वो लो एसिड फूड होगा। इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, वेजिटेबल्स में ओकरा है, कैरेट्स हैं, लीफ वेजिटेबल्स हैं, पीज हैं, ग्रीन बीन्स हैं बेटा इसमें, ठीक है। उसमें सीरियल्स आते हैं जैसे मेज, राइस है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट निस्बतन कम होता है और पीएच भी इनकी निस्बतन कम होती है, तो इसलिए कि पीएच इनकी जो है वो हायर एंड पे होती है टुवर्ड्स 7,
तो इसलिए ये जो है बेटा हमारे स्टेबल फूड्स में कंसिडर हो जाते हैं। इसी तरह से बेटा एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में लाइक मीट है, मिल्क एग्स हैं, फिश है, एग वाइट है, ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं बेटा, ये हमारे लो एसिड फूड्स आते हैं। अब एग वाइट जो है ना, एग वाइट ऑफ फ्रेशली लेड एग हैज pH of 8, ठीक है, इट मींस इट गोज टुवर्ड्स सम अल्कलिनिटी, ठीक है। जो आपका ताजा एक मुर्गी ने अगर अंडा दिया ना, तो उसकी जो सफेदी है ना बेटा, उसकी जो pH होगी वो 8 होगी, ये आपने ज़हन में रखनी है बात। अब लो एसिड फूड्स में बेसिकली लो एसिड फूड में बेटा, इसमें मीडियम और लो एसिड फूड की तरह ये जो स्पॉइल होते हैं, ये किस तरह से स्पॉइल होते हैं, इनकी क्या वजूहात हैं, क्या ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे होते हैं। इसमें नेचुरली अकरिंग जो एंजाइम्स हैं ना, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, एंजाइम्स एक तो इफेक्ट करते हैं। मीजोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसमें बेटा इफेक्ट करते हैं जो होते हैं, थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मर्स इसमें इफेक्ट करते हैं, नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिजम्स इसमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो बेसिकली इफेक्ट हो रही होती हैं, जो लो और मीडियम एसिड फूड्स को स्पॉइल कर रही होती हैं। अब एंजाइम्स को बेटा, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को थर्मोफिलिक, ठीक है, थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं, जो हीट लेवल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मर होते हैं, और नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे इफेक्ट करते हैं। इनको अच्छी तरह से याद रखें। अब इसमें स्पोर्स जो है वेरी हीट रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा एफएससी में भी, कि जो बेटा ये जो स्पोर्स होते हैं ना, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट पे भी नहीं मरते ये, जितना मर्जी हीट देते हैं ये नहीं मरते, ये रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें अल्लाह पाक ने नेचर ने ऐसी एबिलिटी रखी होती है कि हीट को रेजिस्ट करते हैं, ये जर्मिनेट कर देते हैं। इन फूड्स की पीएच के ऊपर जर्मिनेट भी कर जाते हैं। अब हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट 115 से 121 रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय दीज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। अब इसको नॉर्मली जो हमने पीछे बेटा मीडियम एसिड फूड और हाई एसिड फूड में जो हम टेम्परेचर रेंजेस दे देते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर हमें यहाँ देना पड़ता है, 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। वो देने से बेनिफिट ये होता है कि स्पोर्स काफी हद तक जो है रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं, जो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो उनकी प्रोटीन डिनेचुरेशन हो जाती है, एंजाइम्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो हैं, जो स्पोर फॉर्मिंग नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, और इससे आपकी मीडियम एसिड और लो एसिड फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया जो है, मेसोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कौन से, उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ठीक है, वो फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स होता है, जिसे प्यूट्रीफेक्टिव एनारोब कहते हैं। अब मोर हीट रेजिस्टेंट होता है ये देन क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से ज्यादा। क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स जो है ये सी बॉट या सी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से ज्यादा हीट रेजिस्टेंट है, और ये इजीली जो नहीं होता, और ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है, और ये स्मेल क्रिएट करते हैं। जहां जहां मौजूद होते हैं, हम देखा होगा अक्सर फ्रूट्स वगैरह में जब वो ज्यादा देर पड़े तो बहुत गंदी स्मेल दे रहे होते हैं, उनमें फर्मेंटेशन हो रही होती है, उनमें स्पॉलेज होता है, फूड हो रहा होता है, जिससे होता क्या है अल्टीमेटली वो खराब होना शुरू होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है वहां पर वो। अब ये जो स्ट्रेन्स हैं क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स का, इसको हम बेसिकली नाम से याद करते हैं PA3679। इधर PA से मुराद होता है प्यूट्रीफेक्टिव एनारोब, ठीक है। ये टारगेट ऑर्गेनिजम्स है ताकि हम इवेल्युएट कर सके कि भाई कैंड फूड्स के अंदर कितनी हीट प्रोसेसिंग जो है वो हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। ये टारगेट ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज होता है कैंड फूड के अंदर, कि अगर ये मर गया ना ऑर्गेनिज्म, तो इट मींस कि सारे ही पीछे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, ठीक है। तो कैंड फूड के अंदर टारगेट ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हमने मारना ही मारना होता है। अब डिसेक्शन ऑफ PA3679 स्पोर्स इंश्योर्स इरेडिकेशन ऑफ सी बॉट एज वेल। अगर आपने 3679 को मार दिया ना बैक्टीरिया को, तो सारे स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया मर चुके हैं। अब लो एसिड फूड में बेटा स्पोर्स जो हैं, सम थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, इवन मोर हीट रेजिस्टेंट होते हैं देन दोज ऑफ PA3679, कैन कॉज प्रॉब्लम लो एंड मीडियम एसिड फूड्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी उधर आते हैं, इसलिए इनकी जो प्रोसेस डिजाइन किए जाते हैं इस तरह से कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्वालिटी डिटोरिएशन करना शुरू होती है जब उसको हम कैन में करते हैं। इनके ऐसे बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया, जब वो हम उन्हें कैनिंग में करते हैं, तो वो होता क्या, उससे क्वालिटी डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। रीजन क्या होती है कि वो मरते नहीं है, वो ग्रो करना शुरू होते हैं जब जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है। इसलिए जब भी हम कैनिंग करते हैं तो बेटा कैनिंग के अंदर जाके हम उसको अच्छी तरह से ऑटोक्लेविंग करते हैं, अच्छा खासा हाई टेम्परेचर देते हैं, जिससे ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी काफी हद तक मर जाते हैं। 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन काफी हद तक मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कैंस की शेल्फ लाइफ नॉर्मल फूड की शेल्फ लाइफ से काफी ज्यादा होती है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सेस लेते हैं थ्रू इक्विपमेंट और इंग्रेडिएंट्स। वही पहले जो बात है कि सैनिटेशन अगर अच्छी नहीं है, अगर हमने उसको अच्छे तरीके से फूड को साफ नहीं किया, हमने
प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड फूड से अलग नहीं रखा हुआ, तो होगा क्या कि वो एक दूसरे को क्रॉस कंटेमिनेट करेंगे। जब क्रॉस कंटेमिनेट करेंगे तो फूड क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है? स्ट्रिक्ट सैनिटेशन कंट्रोल होना चाहिए, अनकंटामिनेटेड इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि एक दूसरे को ये क्रॉस कंटेमिनेट करके खराब ना कर सके। अब ये लो एसिड फूड जो बेटा होते हैं ना, इससे मोस्टली जो फूड पॉइजनिंग होती है, ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो ग्रो करें मीडियम और लो एसिड फूड की लेवल पे, ठीक है, यानी कि उनके पीएच 4.5 से अबव भी हो, टुवर्ड्स 7 और 8, तो वहीं पर फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग such organisms or toxins can produce food intoxication or infection. अब फूड इंटॉक्सिकेशन या फूड इन्फेक्शन क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब जब आप इसको ऐसी खुराक को जिसमें फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आप खाएंगे तो आपके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जिससे होगा क्या कि आपको फूड इंटॉक्सिकेशन होगी, इन्फेक्शन और क्रिएट होगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है कि भी स्पीशीज जो है इस जेनरा से जब भी आएंगी बैक्टीरिया की, क्लॉस्ट्रिडियम से, शिगेल्ला से, विब्रियो से, साल्मोनेला से, स्टेफिलोकोकस से, तो आपको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ये बेटा उन्होंने रेंज दी हुई है जहां पर बैक्टीरिया मीडियम एसिड लो एसिड फूड कैसे ग्रो करते हैं, मेसोफिलिक बैक्टीरिया कौन से, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन से, ये सारे आप उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल बताया है इसमें। अब ये बेटा हमारा चैप्टर 10 जो है एंड हो गया है। अब आपने कुछ चीजें जो है ना वो नोट डाउन कर लें सारे जो आप करके आएंगे, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ वैसे, कि जो आपने असाइनमेंट के तौर पे सब बच्चों ने करके मुझे जो है ना सबमिट करनी है, ईमेल करना है। आपने जब बना लेंगे आपने इस वीकेंड तक, तो कमिंग मंडे को आपने बेटा मुझे जो है ना ये सबमिट करवाना है। तो आप लाजमी उसको जो है ना ज़हन में रखें, और हो सकता है किसी भी दिन आप तैयार रहें कि हम पोस्ट मिड जो लेक्चर्स हैं आपके बेटा चैप्टर नंबर 9, 10, ठीक है, इनका या इससे बियॉन्ड जितने भी चैप्टर मैं किसी भी दिन क्विज ले सकता हूँ किसी भी क्लास में, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इसको अब अच्छी तरह से करके आए। तो कोई क्वेश्चन है तो बेटा अब आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप मुझे अगर काइंडली उस पर बताएं, मैसेज पे बता दें, तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जी, प्लीज़। जी बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आपको अगर आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें ताकि हम उसको फाइनलाइज कर सकें। यस सर, आ रही है आवाज। बेटा एक क्वेश्चन किया है जैनब शफीक ने कि ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी में क्या फर्क होता है। अच्छा आपने रिडॉक्स का नाम सुना? रिडॉक्स क्या होता है बेटा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी सिर्फ रिडॉक्स हो रहा और आगे ऑक्सीडेशन ना हो रही है। कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, कहीं पे ऐड हो रहे होते हैं, तो जहां से निकल रहे होते हैं बेटा वो रिडक्शन हो रही होती है, जहां ऐड हो रहे होते हैं ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एक्सेस हो रहा होता है वहां पर। तो बेटा ये जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी बेटा बेसिकली ये होती है कि आपका जो फ्री फैट्स होते हैं या फैट्स होते हैं जो भी, उनका रिएक्शन होता है विद द इन्वायरमेंटल मॉइस्चर। इन्वायरमेंटल मॉइस्चर से जैसे उनका रिएक्शन होता है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ट्रांजिशन कंपोनेंट्स जो है ना वहां बनते होते हैं, कंपाउंड्स बनते होते हैं जो स्मेल देते हैं, जो ऑफ फ्लेवर देते हैं, ऑफ टेस्ट देते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, उसकी बेसिकली जो कीपिंग क्वालिटी है या ईटिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है। आपने एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि आपने कोई फ्राइड आइटम्स हैं, अगर आप उन्हें किसी रेंसिड ऑयल में या किसी खराब ऑयल में पकाएंगे तो आपके वो तमाम प्रोडक्ट्स में स्मेल देगा। इस एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप अक्सर देखते होंगे कि ये जो रेडियो पे लोग चीजें बेच रहे होते हैं तल तल के, उसमें होता है कि वो एक ही ऑयल को बार बार यूज कर रहे होते हैं, एक ही ऑयल को बार बार यूज कर रहे होते हैं। उसे एक ही ऑयल को बार बार यूज करने का नुकसान ये हो रहा होता है कि बेटा वो ऑयल जो है, जो फ्री फैटी एसिड उसमें बन रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन्वायरमेंट से रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर एक ऑफ फ्लेवर, ऑफ टेस्ट आना शुरू हो जाता है और वो बेसिकली हार्मफुल भी होते हैं। इसी तरह से आपने बादाम देखे होंगे, आलमंड्स, या आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे जिनके अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है आपका जब वो एक्सपोज होते हैं तो उनमें जब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने से जब वो उनका जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं या फ्री फैट्स होते हैं वो उनसे रिएक्ट करके वो स्मेल क्रिएट करना, डेंसिटी का रिएक्शन होना शुरू होता है। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा ठीक है, आपने सही कहा कि वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये आपका पीएच कंसीडर होता है। इकबाल फरीदी बेटा आपने कहा भाई। इसके अलावा बेटा किसी क्वेश्चन कोई है बताएं।
कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अच्छा, अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बेटा, जो आपका हमने एक इससे नाइन्थ लेक्चर लेक्चर 10 जो था चैप्टर 9 का आपका, उसमें हमने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे। ठीक है, आपके क्लास के जितने ग्रुप्स हैं मुझे CRGR काइंडली अपने ग्रुप सेंड कर दें। ठीक है, आपकी टोटल क्लास के वो ग्रुप्स इतने बनने होने चाहिए कि 7 to 8 पीपल एक ग्रुप में हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन तो नहीं होगी, खैर वो प्रेजेंटेशन असाइनमेंट होगी, बल्कि ये इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दें आप, ये असाइनमेंट दें आप, ये असाइनमेंट आपकी इंडिविजुअल असाइनमेंट होगी। तो आप मुझे, मैं आपको टॉपिक देता हूँ, हर बच्चा में सबमिट करवाएगा एक तो, और दूसरा ये कि जो आपको मैंने आज का लेक्चर दिया बेटा, उसको आप कोशिश ये करें कि जो उसमें बैक्टीरिया स्ट्रेन्स, बैक्टीरिया टाइप्स यूज हुई हैं, थर्मोफिलिक, मेसोफिलिक, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, ये क्यों होते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनमें कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, वो आप थोड़ा सा FSC में जो आपने पढ़ा था बेटा इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, पीएच रेंजेस क्या होती हैं, पीएच हाई पीएच क्या होती है, लो पीएच क्या होती है, इनको अपने एक चैप्टर को, इसको बुक से अच्छी तरह से आप रीड आउट कर लें, वहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। और जो हमने आपको सपोर्टिंग बुक सामने OCW पे भी और जो LMS पे भी दी हुई, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कहीं पे कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो आप बेटा लाजमी अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करें जहां पर आप करेंगे। बेटा इकबाल, ये जो आपका टॉपिक फ्लेवर वाला है, ये हम इसको थोड़ा सा असाइनमेंट में लेके जाएंगे। इट्स वेरी इजी टॉपिक, ये आपने FSC में भी पढ़ा हुआ है, इसको आप अगर असाइनमेंट की फॉर्म में करेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। जी बेटा, असाइनमेंट सॉफ्ट में देनी है क्योंकि आप फिजिकली तो यूनिवर्सिटी आ नहीं रहे, आप ईमेल ही करेंगे। आप ईमेल अपनी असाइनमेंट ऐसे करेंगे कि आप अपना जो आपका अपने उसको बनाएंगे, उसको आप आई विल रिक्वेस्ट अगर आप लोग उसको हाथ से लिखें, प्रेजेंटेशन को बेशक 2 से 2.5 पेज की लिख लें, आई डोंट माइंड, लेकिन आपकी अपनी हाथ से बनी होनी चाहिए असाइनमेंट। उसको आप इमेजेस लें, PDF बनाए और मुझे आप बेटा अपने CR को सबमिट करवा दें, और सब बच्चों की CR जो है ना मुझे वो सबमिट करवाएगा असाइनमेंट। CR आपके नाम क्या है बेटा? एहतशाम है ना CR? एहतशाम है आपका CR? हाँ जी एहतशाम, आप बेटा इनकी सारों की असाइनमेंट्स कलेक्ट करोगे, उनकी लिस्ट बनाओगे, जो मिसिंग है आपने मुझे सबमिट करवानी है, मंडे तक मेरे पास बेटा पहुंच जाए। मंडे तक लोग सब असाइनमेंट जमा करवा देंगे, हमारे पास जैसे ही आ जाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपकी आगे quiz दूंगा। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये दोनों चीजें आपकी, ये दोनों चीजें जो है आप दोनों चैप्टर आप जो पढ़ लें और उससे आगे भी जो हम किसी भी दिन क्विज ले सकते हैं। और आपके लिए आसान तरीका ये है कि आपके जब असाइनमेंट की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये जो बुक है ये बड़ा आसान हो जाएगा। आपको बुक्स वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए असाइनमेंट होना आसान हो जाएगा। उसमें से क्वेश्चन आपके पास काफी सारे असाइन होंगे, आप उनको गूगल भी करें और नोट डाउन भी करें ताकि मैं आपको उसके कमिंग वीक क्लास में आपको उसको दे सकूं। तो अगर कोई बेटा इसके अलावा कुछ आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन, तो फिर हम जो है ना इसको क्लास को कंक्लूड करते हैं। प्लीज लेट मी नो। बेटा असाइनमेंट टॉपिक जो है मैं आपको जो है ना मैसेज ये इसमें जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा उसमें आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, अगर कोई कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है तो फिर हम जो है ना इसको कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। और मुझे काइंडली CRGR इंश्योर करें कि आपकी बाकी क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही कि नहीं हो रही। अगर कोई मिस हो रही है तो प्लीज रिपोर्ट करें एवरीडे बेसिस पे, प्लीज कौन सी क्लास नहीं हुई उस दिन। आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो बेटा हमारे लिए जो है ना ये इशू रहेगा। ठीक है, लाजमी आप लोग बताएं, और ये कोई भी बच्चा बता सकता है, ये सिर्फ CRGR के लिए कंसर्न नहीं है। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज।
खदीजा हाँ जी। रेडी हो, वाइवा होने वाला है। आई एम ऑलवेज रेडी। तुम बताओ रेडी हो? तू और मैं रेडी है, बाकी हो ना हो। ये भी है भाई। हाँ फुल। तुम तो सोई भी लग रही हो। यार तो कहते ठीक। सोई हुई हो? नहीं यार सोई नहीं हुई, तबीयत नहीं ठीक है। सोई तो नहीं। तुम बताओ कैसी है? ईमान का मैसेज आया, तू एवी रेडी है? पहले ना मैं भी मैसेज करने लगी वहां पे, मैंने कहा मैं भी मैसेज करके आती हूँ, रेडी हूँ। मैं सोचा रहने दे। एक बार तो रिद्धि ने किया, मैंने भी कर दी। मैंने उसका भी हो गया ना मेरे ख्याल में बार। इकबाल ने किया हुआ था, मैंने कहा मैं भी कर देती हूँ। यार एलर्जी की कोई गोली बताना अजीम। ज्यादा हाई पोटेंसी वाली तो रिजेक्ट होती है। मैंने कैस्टियन ढूंढी, मुझे मिल ही नहीं रही यार घर में, तो वही नहीं मिल रही। क्या बोला तुमने? रिजेक्ट्स देखती हूँ। हाँ रिजेक्ट। ईमान ने लगता तैयारी करनी है, चली गई है। खदीजा जी। क्या कर रही हो? यार अभी तो लेटी हूँ। आज चाइना की क्लासेस हो रही है हमारे घर। ओह अच्छा, ऑनलाइन चाइनीज क्लास लैंग्वेज की। ऑफ खाशा। अबू का नंबर है, अबू घर पे नहीं है फिलहाल। सुबह से सुन रहे हैं उनकी बकवास। मतलब ये कैसे? इंग्लिश नहीं है वो बोल रहे? नहीं, पहले थोड़ी सी चाइनीज सिखाएंगे, फिर होगी सही क्लासेस। ओह अच्छा, उनका शायद इंग्लिश में होंगी क्लासेस। हमारा भाई तो बड़ा खुश होगा आज। हाँ बहुत। छलांगे बाहर होगा। कल की क्लास ये ना मिस हो लगता गई। है इसकी। वही मेरी थोड़ी। कि वो क्या इरम कहा है? लगता है भूल गई है कि इसने लिंक ज्वाइन किया हुआ है अभी। यार ये क्या कर रहे हैं सर? नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, हमारी दफा नेक्स्ट वीक। तो सर ने लिया लिया नहीं था जीन। अजीम। सर ने इनको कह दिया है कि जिनका नहीं है वो नेक्स्ट वीक दे दें। हाँ यार ये तो गलत है ना। गलत बात मेरी है। तो नोटबुक मेरी तो नोटबुक में हमें कोई कहा नहीं था थी, ज्वाइन सीट कर, मैंने अभी ज्वाइन तक नहीं लगाया। हाँ हम ही कह रहे थे जो मर्जी हो जाए अभी देना। हाँ रोल नंबर वाइज ज्वाइन करते जाओ, ये तो वो हमारी बारी ऐसे हाँ किया था इन्होंने। चलो अल्लाह पूछेगा। हाँ सही कहा।
कोई FTST का भी है, कोई नेक्स्ट वीक देख लेना, ले लेना सर ने। सर अली ने यार नहीं, सर फरहान चुगताई। हाँ, और यार वो का क्या कह रहे थे प्रेजेंटेशन का, पता नहीं असाइनमेंट मैंने सुना ही नहीं। असाइनमेंट का कहा था, पहले कह रहे थे ग्रुप्स में होंगी, फिर सर कहते नहीं इंडिविजुअली करवाओ सारे। इंडिविजुअल सही है यार, ग्रुप में मजा नहीं आता इसमें। सारे एक जैसा काम करते नहीं है, एक पे बर्डन डाल देते हैं जब प्रेजेंटेशन होती है तब भी। सारे कहते हैं मुझे ये नहीं आता तो मुझे वो नहीं आता, ड्रामे लगे रहते हैं। हाँ, एक रह गया, लगता है इसे भी नहीं पता कि लिंक ज्वाइन किया हुआ है। सही बात है। बेहोश कौन है सारी, कर गया रहा। और सुनाओ। कर गया लेफ्ट। नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, अभी चाय पी के गोली खाई है। हाँ, एक टाइलेनॉल खाई, एक ज़ैरेटिक खाई है। चलो ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। हाँ जी, सिलेबस आप लोगों को दे दिया सिलेबस कवर जाएगा। हो गया है, अब हाँ मीटिंग को जी, एंड किया जाए। बिल्कुल। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।